हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड की, बिजनेस की, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहने वाला है दोस्तों कि एक एक्सपोर्ट के लिए एक्यूरेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, जिससे आपको जो कॉस्ट के होने वाले नुकसान है उससे बचा जा सकता है। जो एक्सपोर्ट में टर्म्स यूज की जाती है बहुत सारी कॉस्ट में, उनको कवर करेंगे ताकि जब भी आप अपने बायर को कॉस्ट देंगे उसमें हर एक एलिमेंट को, हर एक चीज को आप ऐड कर पाए और आप अपने प्रॉफिट को एकदम एक्यूरेट कर पाए दोस्तों। और कोई भी चीज आपके एट अ टाइम ऑफ एक्सपोर्ट या प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड ना हो दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि एक्सपोर्ट कॉस्ट क्या है दोस्तों। एक्सपोर्ट कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग करके ऐसी बहुत सारी कॉस्ट का मिला जुला एक टोटल कॉस्ट है जो आपको आपके बायर से लेना है, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके दोस्तों। नहीं तो अगर आप इंडियन कॉस्ट के हिसाब से उनको बेचते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है ये बाकी की कॉस्ट के अंदर ही चला जाता है और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। अब दूसरी चीज आती है कि एक्सपोर्ट कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप बायर से डील कर रहे हैं और आपको बायर बोलता है कि मुझे जो है वो आपका प्रोडक्ट एक्स वर्क कॉस्ट पे चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बायर आपको ये बोलना चाहता है कि आपका फैक्ट्री जो है वहां से हम माल को ले लेंगे और उसके बाद में जितना भी शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट का जितना भी खर्चा है वो बायर बियर करेगा। तो अब बात आती है कि सर एक्स वर्क कॉस्ट के अंदर क्या क्या मैं कंपोनेंट ऐड करूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो। तो उसमें सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, अगर आप भी किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहे हो तो उससे लगने वाली कॉस्ट कितनी है, प्लस अगर आपके उसके ऊपर कुछ पैकेजिंग का खर्चा करा रहे हो तो पैकेजिंग कॉस्ट, और उसके बाद में आपका प्रॉफिट आपको कितना जोड़ना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इस डील में कितना प्रॉफिट कमाना है। तो ये तीनों मिलके आपकी बनती है वर्क कॉस्ट दोस्तों, वर्क कॉस्ट। उसके बाद आता है अगर आपका जो बायर है वो बोलता है मुझे FOB प्राइस चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको माल जो है वो पोर्ट तक लेके जाना है, पूरी शिपिंग विपिंग करा के माल का जैसे शिपिंग हो जाएगा, जैसे लोड हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है रिस्क और रिवॉर्ड है वो बायर को शिफ्ट हो जाएगा। फिर बायर की जिम्मेदारी है उसको हैंडल करना। उसके बाद आता है CFR कॉस्ट दोस्तों। CFR कॉस्ट मतलब डेस्टिनेशन तक मिलने वाली कॉस्ट, मतलब इसमें जो FOB प्राइस है प्लस आप जो डेस्टिनेशन तक कॉस्ट है, मतलब जो भी बायर है जिस भी पोर्ट तक बोलता है, अगर दुबई पोर्ट तक बोलता है या दूसरे किसी कंट्री के पोर्ट तक बोलता है तो उस पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और उसके बाद में जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो जो है वो बायर को शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है CIF कॉस्ट। अगर CIF के थ्रू आप माल भेजते हो तो वो CFR के थ्रू जैसे ही होता है, मतलब डेस्टिनेशन तक भेजना है, प्लस इसमें एक और खर्चा आपका जुड़ जाता है इंश्योरेंस का टर्म। अगर CFR में होता है तो इंश्योरेंस जो भी होता है वो बायर पे करेगा, और CIF में होता है तो इंश्योरेंस जो भी है वो आपको पे करना है और उसको कॉस्ट देनी है। तो ध्यान रहे आप इस टर्म्स के हिसाब से जो बिल बना रहे हो, जो अपना एक कॉस्ट का शीट बना रहे हो, उसमें ये टर्म्स को आपको ऐड करना है। सबसे पहले उससे जान लेना है कि आप जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो अपने एक्सपोर्ट के लिए वो कौन से टर्म के लिए है। वो एक्स वर्क कॉस्ट के लिए है, वो आपका फ्री ऑन बोर्ड के लिए है, वो आपका CIF के लिए या CFR के लिए। हाँ, तो दोस्तों ये सब समझने के बाद अब हम समझते हैं कि जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसमें क्या क्या चीजों को, क्या क्या कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, हमने एक्स वर्क कॉस्ट को ऐड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा दोस्तों हमको लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग और कस्टम क्लियरेंस के कॉस्ट, ये सब कॉस्ट को हमको हमारे बिल में ऐड करना है, हमारी कॉस्ट शीट में ऐड करना है और एक टोटल कॉस्ट निकालता है। अब आइए दोस्तों हम एक एक कॉस्ट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि किसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल हो सकती है और उसका मतलब क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं लोडिंग कॉस्ट। तो लोडिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके गुड्स को फैक्ट्री से या CFS से कंटेनर में लोड करना लोडिंग कॉस्ट के अंदर आता है। लोडिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट शामिल हो सकती है उसके बारे में जानते हैं। तो लोडिंग कॉस्ट में दोस्तों लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट,
जो कंटेनर पैकेजिंग है, एडजस्टमेंट कॉस्ट और कंटेनर हैंडलिंग कॉस्ट जो है, ये टोटल लोडिंग कॉस्ट का एलिमेंट है और लोडिंग कॉस्ट जो है वो एफओबी प्राइस का हिस्सा है दोस्तों। तो लोडिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोस्तों आपके फैक्ट्री या वेयर हाउस से जो भी गुड्स है उसको आपको पोर्ट तक पहुंचाने का जो भी एक्सपेंस होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टर्म्स यूज होते हैं। एक टर्म्स होता है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके फैक्ट्री से सीएफएस यानी कि कंटेनर फ्राइट स्टेशन तक माल को पहुंचाना हो, या दूसरा आता है दोस्तों पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो सीएफएस से आपके पोर्ट तक माल पहुंचाना हो। सीएफएस का मतलब कंटेनर फ्राइट स्टेशन होता है। अब बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग की यानी बीएल की। बीएल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो दोस्तों शिपिंग कंपनी द्वारा एक्सपोर्टर को दिया जाता है जब माल जो है वो शिप में लोड हो जाता है दोस्तों। इससे आपको जो है आपके गुड्स की 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज होता है, रिसीट ऑफ गुड्स होता है और टाइटल ऑफ गुड्स होता है दोस्तों। एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज यानी शिपिंग कंपनी के सामान ले जाने की जिम्मेदारी ली है। रिसीट ऑफ गुड्स मतलब यानी माल को रिसीव कर लिया गया है शिपिंग कंपनी द्वारा, और टाइटल ऑफ गुड्स यानी कि माल का मालिकाना हक किसके पास है। अब बात करते हैं कि जो बिल ऑफ लेडिंग है उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो बिल ऑफ लेडिंग में दोस्तों एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो कंसाइनी है उसका नाम, माल का विवरण, कंटेनर नंबर, सील नंबर, पोर्ट ऑफ लीडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, फ्राइट टर्म्स जो प्रीपेड है या कलेक्टेड है, बीएल नंबर, डेट और साइन और स्टैम्प उस पे होता है दोस्तों। अब बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। बिल ऑफ लेडिंग इसे इंपोर्टर की ओरिजिनल कॉपी को भेजनी होती है जिसको ओरिजिनल बीएल बोलते हैं। एक होता है सीवे बिल, जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता ईमेल से ही डिलीवरी हो जाती है। और तीसरा है टू ऑर्डर बिल, ट्रांसपोर्टेबल होता है यानी बीएल के जरिए कोई भी माल को या किसी को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि एक्सपोर्ट में बीएल का इंपोर्टेंस क्या है। तो ये पेमेंट टर्म्स में बहुत बड़ा रोल होता है। एलसी और बीएल में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। बिना सही बीएल के पेमेंट नहीं होगा दोस्तों। ओनरशिप प्रूफ होता है, इंपोर्टर को माल तभी मिलेगा जब उसके पास बीएल हो। और शिपमेंट वेरिफिकेशन, कौन सा माल किस पोर्ट से गया है, कब गया, उसका पूरा ट्रैकिंग हम बीएल के थ्रू रख सकते हैं दोस्तों। तो बीएल कॉस्ट और बीएल की इंपोर्टेंस आपको बता दी गई है। अब लास्ट आता है कस्टम क्लियरेंस चार्जेस दोस्तों। इंडिया से बाहर किसी भी देश में माल भेजने के लिए जो भी गवर्नमेंट के क्लियरेंस या कस्टम हाउस के जो भी चार्जेस होंगे जिससे हम कानूनी रूप से जो है वो माल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, उसमें हमारा कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होगा जो आपको आपका CHA बता देगा। तो दोस्तों ये जितने भी एलिमेंट हमने डिस्कस किए वो आपकी कॉस्ट में जरूर ऐड होने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए और ये एक्यूरेट कॉस्ट आपके बायर को मिलनी चाहिए। टर्म्स जो भी है वो पहले से ही क्लियर होने चाहिए, उससे आप बहुत अच्छी कॉस्ट दे सकते हैं। होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपको बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा। दबा के लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं और एक्सपोर्ट में आपकी एक हेल्प कर सकूं दोस्तों। थैंक यू सो मच।